ठीक है दोस्तों, तो हेनरी नोवाक के हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मेरा ख्याल है कम से कम 21 साल, ठीक उसी के बाद जब उसने हेनरी नोवाक की हत्या की थी। जैसा आप देख रहे हैं, वो किरपान लिए है, लेकिन पुलिस वाले कोई जरूरत नहीं समझी हेनरी का हालचाल लेने की। वीडियो जारी किया गया है क्योंकि जो भी पुलिस विभाग है उन पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने दबाव डाला है कि वे बॉडी कैम फुटेज जारी करें, और हमारे पास वह फुटेज है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत परेशान करने वाला है, ये भयानक है, ये दिल तोड़ने वाला है, ये अंदर तक झकझोर देने वाला है। ये सब कुछ है, ये मेरी राय में पहले ही हो चुका है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि संस्कृति में बदलाव के कारण है। स्पष्ट है, वामपंथ ने नस्लवाद को प्रमुख मुद्दा बनाने वाली संस्कृति बनाई थी। जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी, तब नस्लवाद को दुनिया का सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया था। इसे देखो, इस जोकर को देखो, वह एक घुटने पर बैठ गया, वह एक घुटने पर बैठ गया। आदतन अपराधी जॉर्ज फ्लॉयड की ओवरडोज से मौत के 15 दिन बाद, वो तो उसकी गर्दन पर घुटना रखने से मरा भी नहीं था, लेकिन पूरे वामपंथियों ने इसमें कूदकर इसे एक सांस्कृतिक आंदोलन बना दिया। इतना ज्यादा कि अब अगर आप कहें, अगर आप फेंक दे, किसी गोरे इंसान पर नस्लवादी होने का आरोप लगा दो, बस वही काफी है। अगर उसे चाकू मार दिया जाए, वो मारा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यही सबसे ऊपर है, बाकी सब पीछे रह जाता है। यही इसकी असली जड़ है। मैं इस नई खबर से शुरू करता हूं, ताकि हेनरी के हत्यारे के साथ जो हुआ है उसे सुनकर आपको अच्छा लगे। आज दोपहर की ताज़ा खबर। एक व्यक्ति को 18 साल के विश्वविद्यालय छात्र हेनरी नोवाक की हत्या के मामले में कम से कम 21 साल की सजा के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 23 वर्षीय विक्रम डिगवा ने एक सिख धार्मिक चाकू से नोवाक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मुझे फिर से शुरू करने दीजिए। आज दोपहर की ताज़ा खबर। एक व्यक्ति को 18 वर्षीय विश्वविद्यालय छात्र हेनरी नोवाक की हत्या के मामले में कम से कम 21 साल की सजा के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 23 वर्षीय विक्रम डिगवा ने 2025 के अंत में साउथहैम्पटन में एक सिख धार्मिक चाकू से नोवाक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने शुरुआत में घटनास्थल पर नोवाक को हथकड़ी लगाई क्योंकि हमलावर ने झूठा दावा किया कि उसके साथ नस्लीय दुर्व्यवहार हुआ था। ठीक है, चलिए हमारी संवाददाता एमा बर्चिट से और जानकारी लेते हैं। एमा, इस मामले का फैसला और सजा अभी हुई है। कोर्ट के बाहर हेनरी के परिवार की प्रतिक्रिया भी मिली है। हाँ बिल्कुल, भरे हुए कोर्ट रूम के सामने विक्रम डिगवा, जो उस समय 22 साल के थे और अब 23 साल के हैं, को कम से कम 21 साल की सजा सुनाई गई है। इसमें से वे 175 दिन घटा दिए जाएंगे जो उन्होंने अब तक जेल में बिताए हैं। उन्होंने नीली पगड़ी और ग्रे सूट पहना हुआ था। ये घटना 3 दिसंबर को साउथहैम्पटन में हुई एक झगड़े से जुड़ी है। हेनरी नोवाक 18 साल के साउथहैम्पटन में पहले वर्ष के विश्वविद्यालय छात्र थे, जो अपने घर जा रहे थे जब उनकी मुलाकात विक्रम डिगवा से हुई। अब विक्रम के भाई द्वारा पुलिस को की गई 999 आपातकालीन कॉल में, जिसमें विक्रम ने भी बात की थी, ये सुझाव दिया गया था कि वो नस्लीय हमले का शिकार हुआ है। वहां एक नस्ल भेदी टिप्पणी की गई थी, उसकी पगड़ी उतार ली गई थी। मेरे पास इसका वीडियो है, मैं आपको यह सुनाऊंगा। खींचे गए थे। वो कॉल लगभग 12 मिनट तक चली थी। फिर हुआ ये कि पुलिस आई और हेनरी को ही हथकड़ी लगाई गई। वो शिकायत कर रहा था कि उसे चाकू मारा गया है, लेकिन उसे ही हथकड़ी लगाई गई। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि वो सच में संघर्ष कर रहा है। उसे 5 बार चाकू मारा जा चुका था और छाती में घातक वार से उसकी मौत हो गई। वो गिरने ही वाला था और थोड़ी ही देर बाद साउथहैम्पटन की सड़कों पर उसकी मौत हो गई। अब ये चाकू के घाव उस धार्मिक किरपान से नहीं किए गए थे जिसे डिगवा ने अपनी शर्ट के नीचे छुपा रखा था। ये एक दूसरी तलवार से किए गए थे, 21 सेंटीमीटर लंबी तलवार जिसे शुस्तर कहा जाता है, जिसे उसने 5 बार इस्तेमाल किया। और हमें पता है कि हेनरी के पास, जब उसके पास पैथोलॉजी रिपोर्ट थी, उसकी छाती में 2 पिंट खून था। अब सजा सुनाते हुए जज बिल मॉजली केसी ने कहा कि 2 पिंट खून,
वह सचमुच अपने ही खून में डूब रहा था। ठीक है, तो आपने आधिकारिक कहानी सुनी, ठीक है? ये वही आदमी है जिसके बारे में वे यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने असली किरपान का इस्तेमाल नहीं किया था ताकि इसे अप्रासंगिक बना सके। अप्रासंगिक। हमारा तर्क कि सिखों को ऐसा ब्लेड ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसे घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, ये है कि किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। किसी के लिए भी अलग अलग स्तर के कानून नहीं होने चाहिए, किसी के लिए भी नहीं। तो किरपान से चोट की तुलना में बिजली गिरने की संभावना ज्यादा है, यह मायने नहीं रखता। अब पश्चिम ये नहीं चाहता क्योंकि उसने लोगों को विशेष अधिकार देने की कोशिश की थी। मुसलमान लाउड स्पीकर पर अजान दे सकते हैं, सिख अपने किरपान या जो भी वह है उसे ले जा सकते हैं। जो भी विशेष अधिकार दिए गए हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। तो अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ठीक है, वीडियो तभी शुरू होता है जब पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं। मैं चेतावनी देता हूं, यह वीडियो परेशान कर सकता है। हर शब्द ध्यान से सुने। और मेरी एक थ्योरी है कि ऐसा क्यों हुआ। यह है, मुझे पता है कि बहुत से लोग पुलिस से नाराज हैं। मैं इस संस्कृति से नाराज हूं क्योंकि ये 2-3 लोगों से बड़ी है। हमें बस 2 पुलिस अधिकारियों, एक पुरुष और एक महिला के बारे में सुनते हैं। ये उनसे कहीं बड़ा है। ये सीधे उस संस्कृति का नतीजा है जिसे वामपंथियों ने बनाया है। यह संस्कृति उन भावुक, उदार, पेड़ों से प्रेम करने वालों ने बनाई है। कीर स्टारमर ने जॉर्ज फ्लॉयड के लिए घुटना टेका, जो पेशेवर अपराधी था। उसकी मौत इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि पुलिस अधिकारी का घुटना उसकी गर्दन पर था, लेकिन उसकी मौत फेंटानिल की ओवरडोज से हुई थी। ये कोरोनर की आधिकारिक रिपोर्ट में है। लेकिन किसी वजह से वे पुलिस को अपराध बोध महसूस कराना चाहते थे, और देखिए क्या हुआ। यही होता है जब आप पुलिस को एक शब्द से डरा देते हैं, नस्लवाद, तो जाहिर है वे ज्यादा चिंता करेंगे कि वे अगला पुलिस अफसर नहीं बनना चाहते, वही जिसने जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार किया था और जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वे वो नहीं बनना चाहते। वे नहीं चाहते कि उन पर किसी सिख व्यक्ति या किसी और भूरे व्यक्ति को मारने का आरोप लगे। वे उस बात का आरोप नहीं झेलना चाहते। उस वीडियो से पहले ये देखिए, इससे मुझे एक घटना याद आई। इस जर्मन पुलिस अधिकारी की, ठीक है, ये मैनहाइम में हुआ था 31 मई 2024 को सुबह 11:34 बजे। ये आदमी जिसे काबू किया गया है वो वहां था, कुरान की प्रति जलाने के लिए। एक अफगान प्रवासी, एक शरण प्रार्थी वहां आकर लोगों को चाकू मारता है। ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो बहुत भयानक है, इसलिए मैं यहां नहीं दिखा सकता। तो ये पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचता है और इस अफगान चाकूबाज के पीछे जाने के बजाय, क्योंकि उसके पास ब्राउन प्रिविलेज है, वो इस गोरे आदमी के पीछे जाता है, जो उस समय जब वो वहां पहुंचता है कुरान नहीं जला रहा था। उस समय ये आदमी उस अफगान प्रवासी को, जिसके पास चाकू है, काबू करने की कोशिश कर रहा था। तो जो पुलिस अधिकारी करता है वो चौंकाने वाला है। वो स्वाभाविक रूप से उस गोरे के पीछे जाता है, क्योंकि यही संस्कृति बनी है। दुनिया में जितने भी अत्याचार हुए हैं उसके लिए गोरा आदमी जिम्मेदार है। हर चीज के लिए वही जिम्मेदार है। इसलिए मुझे जाने दो और उस गोरे आदमी को पकड़ने दो। उसने यही किया। ठीक है, फिर से मैं पुलिस अधिकारियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस अधिकारी ने घातक गलती की। फिर क्या हुआ सोचो। सचमुच कुछ सेकंड बाद जब उसे काबू कर लिया गया और वह अधिकारी से नहीं लड़ रहा था। हम आमतौर पर पुलिस से नहीं लड़ते, हम ऐसा नहीं करते। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ आप जानते हैं, और हमारे पास उनके लिए एक शब्द भी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आम लोग पुलिस से नहीं लड़ते, वे मान जाते हैं। उसने भी पुलिस अधिकारी से झगड़ा नहीं किया। पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ा, लेकिन अफगान आदमी उठकर छुरी से उसी की गर्दन पर वार कर देता है। मैंने इसे काला करके ढक दिया है। 2 दिन बाद वह पुलिस अधिकारी मर गया। फिर उस अफगान प्रवासी को, माफ कीजिए, तो वहां एक और पुलिस अधिकारी था।
वो दिखने में मुझे लगता है तुर्की मुल्क के लग रहे थे या कुछ ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो जर्मन नहीं लग रहे थे। वो उसे गोली मार देता है। वो आदमी उसे गोली मारता है। वो गंभीर रूप से घायल होता है लेकिन बच जाता है। उसे उम्र कैद मिलती है। मैंने ये बात 2 साल पुराने वीडियो में कही थी। मैंने इस वीडियो में कहा था कि इस बेचारे पुलिस अधिकारी ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई। वोक ट्रेनिंग मैनुअल से ट्रेनिंग पाने की वजह से। अगर आप इस झगड़े को देखें तो ये करे और वो करे। हाँ, शरण मांगने वालों का ध्यान रखे। हमारे देश में वे लोग नस्लवादी हैं जो उन गरीब, निहत्थे, मासूम शरण मांगने वालों पर हमला कर रहे हैं। बस इतना ही। मैं आपको गारंटी देता हूं, यही सब उनकी ट्रेनिंग मैनुअल्स में सिखाया जा रहा है और यही ठीक वही हुआ है। अब हेनरी नोवाक का ये वीडियो देखें। हेनरी नोवाक का वीडियो देखें और आप मुझे बताइए कि क्या ये इसकी वजह से नहीं है, इस भयानक संस्कृति की वजह से जिसे हमने पश्चिम में पाला पोसा और बनाया है। तेरे पापा माइक लिए हैं। मेरे पापा उसे पकड़े हुए हैं, यही उन्होंने कहा। वो है पापा। अब ये हमारे लिए साफ है। इन सभी के चरित्र भी देखिए। यही कारण है कि पूरे परिवार को देश से निकालने की मांग बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त उन सबको, भाई जिसने कहा कि मेरे पापा उसे पकड़ रहे हैं, पापा असली आदमी जिसने उसे चाकू मारा, विक्रम डिगवा, इन सबको पता था कि इन्होंने इस लड़के को चाकू मारा है। आपको ये वीडियो में नहीं दिखेगा क्योंकि उसे धुंधला कर दिया गया है। लगता है उसका मुंह उसके ही खून से भर गया था। अब वे यह बहाना नहीं बना सकते कि चाकू के घाव दिखाई नहीं दे रहे थे। उसका मुंह खून से सना है, वह बोल नहीं सकता। ठीक है, तो वह सचमुच अपने ही खून में डूब रहा है। लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता को देखिए। महिला पुलिस अधिकारी कुछ कहती है लेकिन उसे समझना जरूरी है। अब जब मैंने ये बात आपके दिमाग में डाल दी कि यही संस्कृति उन्होंने बनाई, यही सारी समस्याओं की जड़ है, और जाहिर है ये लोग अपने बेटे का ही पक्ष ले रहे हैं, और ये सब इसमें शामिल है। अगर किसी ने कहा होता उसे चाकू मारा गया है, पुलिस की बजाय एम्बुलेंस बुलाते, तो शायद ये नौजवान आज जिंदा होता। लेकिन ये जो पूरी बेरुखी है, एकजुट रहने की जो जिद है, इसी वजह से ब्रिटिश जनता नाराज है। मैंने अपने भारतीय दर्शकों को समझाने के लिए उर्दू में एक वीडियो बनाया कि परेशान मत होइए। जब फिर से बसाने की बातें, बड़े पैमाने पर निर्वासन, पूरे परिवार को निर्वासित करने की बातें बढ़ती हैं, क्योंकि लोगों का यही व्यवहार है। अब गोरे लोगों का सब्र खत्म हो गया है। वो बार बार गिर रहा है, मैं उसे बैठा रखने की कोशिश कर रहा हूं। उसके मुंह में खून है। मुझे नहीं चाहिए, वो कूड़ेदान पर था। उसने खुद ही कहा था उसके मुंह में उसके भाई का खून भरा है। उसके मुंह में खून भरा है। वो इन बाड़ों वगैरह के ऊपर से कूद गया है। ऐसा ही मेरा ख्याल है। वो साफ तौर पर वो वहां गिरा और दूसरी जगहों से भी फिसला। उन्होंने पुलिस को धोखा दिया, क्योंकि पुलिस की पहली प्रतिक्रिया थी कि परिवार ठीक है और एक आदमी को काबू में किया है। वो नशे में नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है। उसका मुंह खून से भरा है और वो अपने ही खून में डूब रहा था, इसलिए आप नहीं सुन पाएंगे। वो बहुत धीमे से कहता, मुझे चाकू मारा गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। इसी पर अफसर कहता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? हाँ? क्या उसके अलावा किसी और को चोट लगी है? वो बहुत धीमी आवाज में हेनरी कह रहा है। मुझे उसने मेरे भाई को पकड़ लिया। उसने मेरी पगड़ी उतार दी तो मैंने उसे अपने सिर पर पकड़ लिया। क्या आपको चोट लगी है? हाँ, मेरी आंख थोड़ी सूज गई है मैडम। इस प्राणी को देखो, कह रहा है मेरी आंख सूज गई है। उसने उसे 5 बार चाकू मारा। ये आदमी चाकू के घावों से मर रहा है और वह चिंता कर रहा है। अगर आप कहते हैं कि पूरे परिवार को देश से निकाल दो क्योंकि वे सब इसमें शामिल है, तो मुझे माफ कीजिए, वे सब शामिल है। दोष सिद्ध न हो तो पूरे परिवार को देश से निकाल दो।
ठीक है, बस थोड़ा पीछे हटे। कोई इन्हें रोकने को कहे। ये हेनरी है। चलो तुम्हें बाहर निकालते हैं। क्या तुमने सुना? उसने अभी कहा मुझे चाकू मारा गया है, मुझे चाकू मारा गया है। ठीक है आप। चलो तुम्हें वहां से बाहर निकालते हैं, ठीक है? चलो फिर से करते हैं। तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर था, उसकी पिछवाड़े को फिर से देखो। हर तरफ गड़बड़ फैली हुई है। तो उन्होंने इसे बाहर निकाला। आवाज, मुझे नहीं पता क्या कहा गया था। शायद ऐसा हो सकता है मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूं। शायद किसी की निजी जानकारी का जिक्र हुआ हो। शायद इसी वजह से उसे चुप कर दिया गया। उन्होंने उसे बीप किया, लेकिन बिना बीप के। लेकिन मुझे नहीं पता, इसमें कुछ और भी कहा गया हो सकता है, तो यह दोष साबित करने वाला भी हो सकता है। कोने से दौड़ते हुए आओ। तुम्हें क्या हो गया है? ठीक है? तुम्हें चाकू मारा गया है। कहाँ पर? मुझे लगता है तुम्हें चाकू मारा गया है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चाकू मारा गया है दोस्त। क्यों? उसे तुरंत इतना नजरअंदाज करने का हक किसने दिया? खासकर किसी ऐसे इंसान को जो साफ तौर पर सामान्य नहीं है। ये सामान्य नहीं है। वे देख सकते हैं कि उसके मुंह में खून है। मैं खुले दिमाग से सोच रहा था, और अब भी हूं। मैं सारा दोष अधिकारियों पर नहीं डालूंगा, हालांकि वे दोषी, लापरवाह और उदासीन थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। उन्होंने रेसिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया, और बस इतना ही काफी था कि इन पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ सबसे बड़े अपराधी जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। यही मेरी दलील है। मान लो उसने कुछ नस्ल भेदी बात कह दी हो, ठीक? लेकिन ये कब से सामान्य हो गया? ये कब से हिंसक बल प्रयोग, क्रूर बल प्रयोग को जायज ठहराने का बहाना बन गया? किसी ने मुझसे कहा, भगवान, तुमने उसे चाकू मार दिया और जमीन पर गिर गए। और तुम्हारा कटा मुंह है, मैं तुम्हें हाथ में रखना चाहता हूँ। हाथ को कफ में डालो दोस्त। ये है। ऐसा पहली बार हमारे साथ हुआ है। वो सच में मर गया, बेचारा, बस मर गया। और क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हो? ये आखिरी चीज है जो तुम चाहोगे। तुम अभी हथकड़ी लगवाना चाहोगे जब उसका मुंह खून से भरा है। हाँ। कुछ नहीं हुआ, तुम नस्लवादी थे। कुछ नहीं हुआ। 21 साल काफी नहीं है। मुझे माफ करो। वह उसे चाकू मारा गया है। हमें उसकी जांच करनी चाहिए। उसे कहाँ चाकू मारा गया है? नहीं, लेकिन हमें जांचना तो पड़ेगा, है ना? चेहरे पर। बस इन्हें वापस ले आओ। क्या आपने देखा कि उसने पूछा, तुम्हें कहाँ चाकू मारा? सिख भाइयों ने कहा, नहीं, उसे चाकू नहीं मारा गया। तो जिस पर वह कहती है, लेकिन हमें फिर भी जांचना होगा। दुर्भाग्यवश ये सच है। आपको जांचना होगा। उसने अच्छा काम नहीं किया। आपको क्या लगता है कहाँ? आपको कहाँ छुरा घोंपा गया है? चेहरे पर। नहीं, लेकिन हमें जांचना होगा। है ना? चेहरे पे। इन बेवकूफों ने क्या सोचा था? क्या उन्हें लगा कि अगर वे यह मानने से इनकार करेंगे कि उन्होंने छुरा घोंपा या जानकारी छुपाएंगे तो उसके छुरे के घाव गायब हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा? क्या इन बेवकूफों ने यही सोचा? सिर्फ ऐसा सोचने के लिए इन्हें पूरे परिवार समेत देश से निकाल देना चाहिए। बस इन्हें पीछे हटाओ, इनकी जानकारी ले लो और मैं इन्हें संभाल लूंगा, ठीक है? तुम अपनी तरफ रहो। तुम अपनी तरफ ही रहो दोस्त। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो। उससे कह रहा हूं, उसे उसकी तरफ ही रख रहा हूं। हमने जब उसे यहां रखा था तो सब ठीक था, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? इस वक्त तुम गिरफ्तार हो। ये हमला करने के लिए तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं कहते तो ये तुम्हारे बचाव को नुकसान पहुंचा सकता है। पूछताछ में उस बात का जिक्र करो तो मैं सुनिश्चित हूं कि बाद में तुम अदालत में भरोसा करोगे। जो कुछ भी तुम कहोगे उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, ठीक है? जब उसके अधिकार उसे पढ़कर सुनाए जा रहे थे, जाहिर तौर पर यही वो पल था, और इसके थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। सचमुच कुछ ही मिनटों में। कितना भयानक तरीका है जाने का। क्या ही। मुझे लगता है कि उसे उल्टी आने वाली है। तुम देख सकते हो कि वह पूरी क्षमता पर नहीं है, 100% नहीं है। वह बीमार है।
क्या आप इसे रोकना चाहते हैं? हाँ, हमारे पास ये आदमी है, इसे अभी पीटा गया है। हम बहुत गुस्से में हैं, एम्बुलेंस बुलाओ। लोग तो कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं। अभी तक नहीं। हाँ। बस यही दिखता है। उसके बाद कुछ क्यों नहीं दिखता पता नहीं। मुझे लगता है इन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाकर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। असली मुद्दा यही नहीं रुकता। मैंने कहा था कि यह सांस्कृतिक समस्या है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो अभी अभी आया है। लोगों ने किसी तरह लोगों ने मान लिया है कि अगर कोई आपके प्रति नस्लभेदी व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ शारीरिक हिंसा करना जायज है। यही वे मानते हैं। इस वीडियो को देखिए, ये अभी अभी आया है। ऑस्ट्रिया से। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया से है, जहां एक अश्वेत महिला ने ऑस्ट्रियाई 25 वर्षीय युवती को पीटा। उसे नहीं पता था ये अश्वेत महिला कौन है। उसने उसे पहले नहीं देखा था। लेकिन उस अश्वेत महिला ने कहा, उसने मेरी तरफ देखा और मुझ पर हंसी, जिससे ऑस्ट्रियाई महिला ने साफ इनकार कर दिया। मान लेते हैं कि यह सच है। कब से ये आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर हाथ उठाने का हक देता है जिसने आप पर हंसी उड़ाई हो या आपको अजीब नजरों से देखा हो? फिर से मैं यही कह रहा हूं, ये संस्कृतियां मायने रखती हैं। दूसरी संस्कृतियों के लोगों की सोच अलग होती है। उन्हें सार्वजनिक रूप से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? बूम, छुरा घोपा, मर गया। भले ही उसने कुछ नस्लभेदी कहा होता, जबकि जज ने कहा है कि हेनरी ने कुछ भी नस्लभेदी नहीं कहा था। तुम मेरे प्रति नस्लभेदी हो। बूम, छुरा घोपा। वो आदमी मुझसे दूर भाग रहा था। माफ करना, नस्लवाद अपराध नहीं है। मैं दोहराता हूं, नस्लवाद अत्यंत अशोभनीय है। ये शारीरिक प्रतिक्रिया का कारण नहीं बनता। यह किसी चीज का कारण नहीं है। आप बस कह सकते हैं कि तुम शर्मनाक हो और वहां से चले जाओ। यही सभ्य तरीका है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि कुछ संस्कृतियां अभी भी सभ्य नहीं हुई हैं। वे अभी भी मध्ययुगीन युग में हैं। सवाल है, हमें उन्हें बड़ी संख्या में क्यों लाना चाहिए? सुनो, इसे देखो, ये बकवास देखो। उसके चेहरे को क्या हुआ है? यहाँ क्या चल रहा है? चलो, वह जवाब देती है, पर दुर्भाग्य से उसे मौका नहीं मिला। उसके पास कोई मौका नहीं था। सफेद व्यक्ति को देखो, वही कर रहा है। इसकी कल्पना करो। सोचिए दोस्तों, मैंने गोरे लोगों को ऐसा करते नहीं देखा, बहुत ही कम देखा है। ऐसा आमतौर पर सिर्फ नशेड़ी या ड्रग एडिक्ट ही करते हैं। सामान्य लोग ऐसा नहीं करते। उसने उसे घटिया ऑस्ट्रियन कहा। खैर, मैं शुरू करता हूं। विषय से भटक रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, नस्लवाद ये अपराध नहीं है। नस्लवाद यह निंदनीय है, पर अपराध नहीं है। आप नहीं कर सकते। यह शारीरिक प्रतिशोध को जायज नहीं ठहराता। अब एक नजर डालिए। हेनरी नोवाक के माता पिता। ठीक है, ये और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। ये और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। हेनरी नोवाक के पिता की बात सुनते हैं। मैं हैरिस सुल्तान हूँ। मेरे बाईं ओर मेरी बेटी ओलिविया नोवाक है, जो हेनरी की बड़ी बहन है, और उसके बाईं ओर लूसी रॉस हैं, जो हेनरी नोवाक की मां हैं। जूरी ने वही पुष्टि की जो हम हमेशा से जानते थे। हेनरी की जिंदगी उससे गैर कानूनी, हिंसक और बिना किसी वजह के छीन ली गई थी। हेनरी सिर्फ 18 साल का था। वो दयालु, महत्वाकांक्षी, सबका प्यारा और उम्मीदों से भरा था।
उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। डिग्री पूरी करनी थी, जगहें देखनी थी और अपना भविष्य बनाना था। बताओ कि ये सभी कट्टर दक्षिणपंथी क्यों नहीं बनेंगे? एक अच्छा कारण दो। कुछ सच में और कई शायद नहीं बनेंगे। यही वजह है। इसीलिए ये नरम हो जाते हैं। एक श्वेत समाज होता है, वे नरम पड़ गए हैं। या तो सभी को नस्लवादी होना चाहिए या नहीं, सभी को कुछ नियंत्रण वापस मांगना चाहिए। कोई बच्चे के लिए बांड नहीं, कोई विशेष अधिकार नहीं। पूरा परिवार अपराध छुपाने में शामिल था। मुझे लगता है मां को भी सजा मिलेगी। सबको यही मानना चाहिए कि माफ कीजिए, अगर आपको हमारे कानून पसंद नहीं हैं तो आप वापस चले जाएं। और अब आपने साबित कर दिया है कि आप लोग एकजुट रहना पसंद करते हैं। आप जानते हैं, हमने यह देखा है। यह एक बहुत आम नैतिक नियम है। कुछ लोग कहेंगे गोरे भी अपने बच्चे के लिए यही करेंगे। कुछ लोग करेंगे 100%, लेकिन एक बहुत ही जीवंत गोरे संस्कृति का एक पहलू है जहां वे अपने अपराधी बेटे को प्रोत्साहित करेंगे कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर दे। खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तुमसे गलती हो गई है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन बहुत सी दूसरी संस्कृतियों में ऐसा लगभग कभी नहीं होता। कल्पना करो कि ये वो सबसे बुरी चीज है जिससे कोई भी माता पिता गुजर सकते हैं। मां और बहन को सांत्वना नहीं दी जा सकती और पिता को यह बयान पढ़ना पड़ रहा है। जो भी माता पिता है, मैं जानता हूं, माता पिता कहते हैं कि एक दिन जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तब तुम समझोगे। हम तब तक इसे गंभीरता से नहीं लेते जब तक हमारे साथ न हो। यही सबसे बुरा है। मैं समझ सकता हूं कि ये बात लोगों को हद से आगे धकेल सकती है। अपने बच्चे की मौत, उसका भविष्य उससे छीन लिया गया था और कोई भी फैसला या सजा उसे वो भविष्य कभी वापस नहीं दे सकती। हेनरी ने कोई गलती नहीं की थी। वो सबसे दयालु, मिलनसार और सबसे अपनापन देने वाले लोगों में से एक था जिनसे आप कभी मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। वो हर तरह से अद्भुत था। पिछले साल 3 दिसंबर को हेनरी अपनी यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम के साथियों के साथ रात बिताने के बाद घर लौट रहा था जब उसकी मुलाकात विक्रम डिगुआ से हुई। डिगुआ, एक आदमी जो ब्रिटेन की सड़कों पर खुलेआम एक बड़ा चाकू लेकर घूम रहा था। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी भूल गया था। हेनरी नोवाक खुद को चलते वक्त फिल्मा रहे थे और उन्होंने थोड़े समय के लिए अपने हत्यारे के साथ अपनी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। अपने हत्यारे के साथ। और उसमें कुछ ऐसा सुनाई देता है। हेनरी कहते हैं, तुम एक बुरे आदमी हो, तुम एक बुरे आदमी हो। तो जाहिर है कुछ हुआ है। और वो कहता है, हाँ मैं बुरा आदमी हूं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। और पता चला कि वो सच में बुरा आदमी बनने के मूड में था, सबक सिखाने के लिए या जो भी वजह रही हो। वो था। उस चाकू का इस्तेमाल हेनरी की जान लेने के लिए किया गया था। उसे घर लौटते समय सुरक्षित होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो इस देश में चाकूबाजी की क्रूर हकीकत का शिकार होकर एक और युवा जान बन गया। अधिकतर ये अपराध गैर श्वेत लोगों द्वारा किए जाते हैं। माफ कीजिए, मैंने जोड़ा। हो सकता है कि इसमें सिख शामिल ना हो। सिख आमतौर पर ऐसा नहीं करते। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, लेकिन वो मुद्दे से हटकर है। श्वेत लोग या मुख्य धारा की ब्रिटिश समाज को परवाह नहीं है और उन्हें परवाह भी नहीं करनी चाहिए कि इन प्रवासी समूहों के बीच सूक्ष्म अंतर क्या है। इतना निष्पक्ष होने की जरूरत नहीं है। सच में आपको कहना चाहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि भारत या पाकिस्तान कौन सही है। ये आपका मामला नहीं है। आपका मामला ये है कि आपका समाज इस हद तक दूषित हो रहा है कि आपकी जीवन शैली मुश्किल से पहचानी जा सकती है। आपसे हथियार जमा करने को कहा गया और आपने वैसा ही किया जैसे एक उच्च विश्वास वाले समाज में होता है। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा किया था। ऑस्ट्रेलिया में नरसंहार के बाद जॉन हॉवर्ड की सरकार ने कहा, अपने बंदूकें जमा कर दो और इसे देखो। देखो, उच्च विश्वास वाले समाज ऐसे ही काम करते हैं। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं। लो, मेरे पास है। लाखों बंदूकें उन्हें वापस सौंप दी गई। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में माचेती अपराध और हिंसा हो रही है। ये सब गैर ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा किया जा रहा है। सभी विदेशी प्रवासियों द्वारा। उनके युवा, उनके बच्चे,
ज्यादातर अफ्रीकी। तो हमारी विक्टोरिया राज्य की सरकार ने हर जगह माचेती जमा करने के लिए बिन लगाए। उसने अलग अलग जगहों पर माचेती बिन रख दिए जहां आप चुपचाप माचेती डाल सकते थे। सोचो क्या हुआ? किसी ने माचेती जमा नहीं की। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है। आप जिन लोगों से निपट रहे हैं वे गोरे लोग नहीं हैं, जो सरकार और व्यवस्था पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं और सरकार की बात मान लेते हैं। जैसे जब उन्होंने हम पर कोविड लॉकडाउन लगाए थे, जानते हो क्या? हमने विरोध नहीं किया, हमने कहा ठीक है ले लो, उच्च विश्वास वाला समाज। लेकिन अब कुछ ही सालों में नतीजा देखो। हमारा भरोसे पर टिका समाज एक घटिया समाज बन गया है। गोरे लोगों को कहना होगा अब बहुत हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई नाराज हो कि मैं उन्हें अजीब देख रहा हूं, जैसे उस काली महिला ने ऑस्ट्रिया में कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने फुटबॉल मैच जीत लिया और उन्होंने दंगे शुरू कर दिए और पेरिस में दंगे करने लगे, जैसा कि आपने कल देखा। कुछ जानते हो क्या? कुछ अफ्रीकी मूल के फ्रांसीसी, जानते हो वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि फुटबॉल हुर्दन की यह संस्कृति अफ्रीकियों के लिए अजनबी है, ये फ्रांसीसी संस्कृति है। इसलिए हम देखते हैं कि फ्रांसीसी, खासकर उत्तर अफ्रीकी मूल के युवा ये सब कर रहे हैं। माफ कीजिए, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मुझे माफ करिए। हेनरी को कई बार चाकू मारा गया था। उसकी छाती में खून भरते ही उसने भागने की कोशिश की। वह नहीं कर सका। उसका पीछा किया गया, दुर्व्यवहार हुआ और विक्रम डिगुआ सहित अन्य ने उसकी वीडियो बनाई। और उसका परिवार, जब वो अपने ही खून में डूब रहा था, तब उसके पिता उसे दबाए थे। जब पुलिस पहुंची, हेनरी फर्श पर पड़ा था, मुश्किल से बैठ पा रहा था और साफ तौर पर बेहद गंभीर हालत में था। अपने आखिरी शब्दों में उसने अधिकारियों से कहा कि वो सांस नहीं ले पा रहा। उसने बताया कि उसे चाकू मारा गया। हे भगवान, असल में हेनरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम जानते हो, लोग समझते नहीं हैं। ये सारे वोक वर्च्यू सिग्नलिंग वाले, ये सब कमीने हैं जो पहले से ही इसका बचाव कर रहे हैं। विक्रम डिगवा, इन्होंने इसका बचाव करना शुरू कर दिया है। इन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया है। ये सभी सिख नहीं है, वही बात जो मुसलमानों से बार बार सुनी है। सिख समुदाय के लिए ये अच्छा मौका था कि वे कुछ कहें। हम ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश समाज के साथ हैं। और हाँ, हम इस माहौल में हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं और यहाँ तक कि बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये सामान्य समय नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ़ कीजिए, एक भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये लोग इनके सपने थे। हेनरी नोवाक एक विश्वविद्यालय के छात्र थे। उसके भी सपने थे। वह एक दिन कुछ बनने वाला था। उन्होंने उसे तब से पाला था जब वह इतना छोटा था। उसने उसे गोद में उठाया था। उसके भी उसके लिए सपने थे। सब कुछ चला गया, यह सबसे बुरा है। एक अभिभावक के तौर पर यह बात मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं। उसने अधिकारियों से 9 बार कहा कि उसे सांस नहीं आ रही है। उसने बताया कि उसे 4 बार चाकू मारा गया। एक अधिकारी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चाकू मारा गया है दोस्त। उदासीनता। पुलिस ने कहा कि हत्यारे ने उन्हें गुमराह किया और जब वे पहुंचे तो घटनास्थल जटिल था। यह मुश्किल नहीं था, बल्कि बहुत आसान था। आपने सिर्फ एक आदमी की बात मानी क्योंकि वह सांवला था और उसने आर शब्द कहा था, बस। ये उनके प्रशिक्षण मॉड्यूल का हिस्सा है। नूरिया खान ने प्रिवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आदि पर बेहतरीन वीडियो बनाए हैं। मुझे लगता है उनके वीडियो बहुत अच्छे हैं। जैसे सवाल होते हैं, जैसे उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि गोरी संस्कृति दुनिया की सबसे खराब संस्कृति है। पश्चिम में हर एक समस्या, चाहे वह अफ्रीका में गरीबी हो या बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में ओवरफ्लो होते सीवर हों, हर चीज का दोष उन्हीं पर डाला जाता है, सफेद आदमी पर। और ट्रेनिंग मॉड्यूल से निकलने के बाद वे सबको देखते हैं और गोरे लोगों के प्रति नस्ल भेदी हो जाते हैं। ये इतना दयनीय मजाक है, मुझे नहीं पता किसने किया। दुर्भाग्यवश हमें लगता है कि सच्चाई बहुत ही साधारण है। नहीं है,
पुलिस को हमारे बेटे और एक आम नागरिक जिसने 999 पर कॉल किया ने बताया कि किसी ने चिल्लाकर कहा कि उसे चाकू मारा गया है, मगर पुलिस ने उन पर यकीन नहीं किया। हेनरी को घसीटकर कंकरों पर उसकी पीठ के पीछे हाथ बांधकर हथकड़ी लगा दी गई। पुलिस ने हेनरी के साथ मरणासन्न पीड़ित जैसा व्यवहार करने के बजाय औपचारिक रूप से हमले के आरोप में गिरफ्तार कर उसके अधिकार बताए। मेरी माँ यह सहन नहीं कर सकती। यह साहसी होने के साथ बहुत निराशाजनक भी है। भगवान का शुक्र है। जानते हो क्या, सच कहूं तो मैं 3 या 4 साल की जेल की उम्मीद कर रहा था। मैं सच में यही सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि वह क्या है। तो क्या वे संकेत समझ रहे हैं? क्या वे सोच रहे हैं? क्योंकि तूतिया किया ने वेन ब्रॉडहर्स्ट के लिए कुछ नहीं कहा, जिसे एक अफगान ने मार दिया। उसने रेनी के लिए कुछ नहीं कहा। माफ कीजिए, मैं रेनी का आखिरी नाम भूल गया हूं, जो उन होटलों में काम कर रही थी जहां प्रवासी ठहरे थे। एक उपसहारा अफ्रीकी निवासी ने उसे पेचकस से कई बार गोदकर मार डाला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे कई मामले हैं। सचमुच सैकड़ों आम गोरे ब्रिटिश लोगों को चाकू मारा गया, बलात्कार और हत्या की गई। मुझे पता है कि ये शरण मांगने वाले नहीं थे। ये एक बसी हुई परिवार था। शायद इन्होंने पहले कोई गलती नहीं की होगी, लेकिन वे भी परिस्थितियों के शिकार हैं। उन्होंने भी अपने बच्चों की परवरिश गोरे व्यक्ति के साथ की है। अगर वह कुछ भी नस्लवादी कहता है तो जानते हो क्या, खड़े हो जाओ और वगैरह वगैरह। जो करना है करो। यह उनके माता पिता की असफलता है। मुझे खेद है। आपने एक हत्यारे की परवरिश की है। आपने सच में एक हत्यारे की परवरिश की है। इन वामपंथियों ने, मुख्यधारा के समाज ने श्वेत नस्ल से नफरत करने की यह संस्कृति बनाई है। इसका नतीजा कुछ ऐसा ही होना ही था। यही सब बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन वे ऐसा नहीं करने वाले। इसका अंत अच्छा नहीं होगा, ना तो गैर श्वेतों के लिए, ना ही श्वेतों के लिए। लेकिन गैर श्वेतों के लिए इसका अंत अच्छा नहीं होगा। उनके लिए इसका अंत अच्छा नहीं होगा। मुझे ये पक्के तौर पर पता है। लेकिन इस सब से गुजरने की जरूरत ही क्या है? ऐसे दयनीय सांस्कृतिक मानदंड क्यों बनाए जा रहे हैं जो लोगों को इस तरह के व्यवहार के लिए मजबूर कर रहे हैं? यह हमेशा समानता, योग्यता और बिना विशेष अधिकार के होना चाहिए था। वे समाज बेहतर बना सकते थे। यही गलती हम ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। आप जानते हैं कितनी बार इन बलात्कारियों को छोड़ दिया गया क्योंकि उनकी संस्कृति में इसे गलत नहीं माना गया। इनमें से कितने लोग इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं और हमारे जज वास्तव में इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। ये आखिरी बात थी जो उसने सुनी थी। हेनरी की मौत गरिमा से नहीं हुई। नहीं, उन्हें जिस देखभाल के वे हकदार थे वो नहीं मिली जब उनकी मौत हुई। उनकी बात पर विश्वास होने से पहले ही वो बेहोश हो गए। मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं, हम विक्रम डिगुआ को ही हमारे बेटे की बेरहमी से हत्या का पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन उनके परिवार ने भी मामला छुपाने की कोशिश की। गोरे लोग इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद इतने विनम्र क्यों होते हैं? क्यों? आप इतने विनम्र क्यों हैं? हेनरी को साउथहैम्पटन की सड़कों पर पुलिस हिरासत में नहीं मरना चाहिए था। उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो अमानवीय और अपमानजनक था। लेकिन उसके हत्यारे के साथ शालीनता बरती गई और उस पर विश्वास किया गया। उसे गिरफ्तार करते समय हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। उसे पुलिस स्टेशन ले जाते समय भी हथकड़ी नहीं लगाई गई। क्यों? हमारे समझ के अनुसार उसे कभी हथकड़ी नहीं लगी थी। जैसा कि विक्रम डिगवा ने अदालत को बताया, हेनरी की हत्या में गिरफ्तारी के वक्त पुलिस उसे रसोई में ले गई ताकि वो खाना चुन सके। फिर से ये अंतर है। ये आप है। आप कुछ पुलिस अधिकारियों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये उनकी बनाई संस्कृति है। मुद्दा संस्कृति का है दोस्तों। इसके लिए संस्कृति जिम्मेदार है। इस व्यवहार में ये साफ अंतर देखिए। एक आदमी के मुंह से खून निकल रहा है। आपको समझ नहीं आता कि उसे चाकू मारा गया या नहीं, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वो गोरा है, शायद नस्लवादी है, 19 साल का लड़का है। फिर भी वे उस पर भरोसा नहीं करते। ऊपर से अब उन्हें पता चला कि इसी आदमी ने उसे चाकू मारा और उसकी मौत का कारण बना। वे अब भी उसके साथ नरम हैं। क्यों? यही संस्कृति है दोस्तों। ये वही संस्कृति है
जो उन्होंने बनाई है। ये असहनीय है। हम मानते हैं कि अधिकारी अभी ड्यूटी पर हैं, हालांकि कुछ ने बाद में इस्तीफा दिया हो सकता है। एक को उस शाम क्या हुआ था, इस बारे में स्वतंत्र पुलिस आचरण कार्यालय को बयान देने से पहले ही बल छोड़ने की अनुमति दे दी गई थी। आईओपीसी की जांच अभी भी जारी है। जब तक हम इसकी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, हम गृह सचिव से यह सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं कि आईओपीसी के पास संसाधन, अधिकार और स्वतंत्रता हो। इसे पूरी, निर्भीक और पारदर्शी जांच करने की जरूरत है। फिर से मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप पुलिस अधिकारियों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपके पास पूरा हक है नाराज होने का। वे तो सिर्फ इस मशीन के छोटे पुर्जे हैं। वे पुलिस अधिकारी जवाबी कार्रवाई करेंगे और मुझे लगता है कि उन्हें जवाब देना भी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए, हम वही कर रहे थे जैसा हमें सिखाया गया था। मुझे पता है ये कठोर लग सकता है, क्योंकि मैं कई लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। कई लोग पुलिस अधिकारी से नाराज हैं और उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं, तो ऐसा कर लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन पुलिस अधिकारियों से कहीं बड़ा है। वे वही कर रहे थे जिसकी उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, और ये हो रहा है। वही चीज जर्मनी में भी हो रही है। वही चीज जर्मनी में हुई थी। ये आदमी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे पुलिस अधिकारी आसानी से बेवकूफ बन गए थे। वे चौंक गए थे और वे खुद भी आसानी से इन अपराधियों का शिकार बन सकते थे। ऐसा नहीं हुआ, पर हो सकता था। इसलिए हमें सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर दोष डालने से कहीं गहरी जांच की जरूरत है। उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ध्यान से देखिए। मैं गारंटी देता हूं, उसमें नस्लवाद एक बड़ा हिस्सा होगा, बहुत बड़ा हिस्सा होगा। नस्लवाद कोई अपराध नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। और पश्चिमी देशों ने बहुत अच्छा किया था जब तक कि उन्होंने नस्लवाद को अपराध मानना शुरू नहीं किया था। पश्चिमी देशों ने अच्छा किया। लोग अभी भी पश्चिमी देशों में आ रहे थे, उन देशों से जो नस्लवाद के शिकार हो सकते थे, जैसे भूरे देशों, काले देशों, एशियाई देशों से। लोग फिर भी आते रहे, इसलिए नस्लवाद कभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं, 2003 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तब वह इतना बहुसांस्कृतिक नहीं था। अब सब बेहतर है, अच्छे कारणों से, लेकिन मुझे शुरुआती 2000 के दशक का ऑस्ट्रेलिया ज्यादा पसंद है। सच में वही पसंद है। नस्लवाद नहीं, कोई कुछ भी कह सकता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, पर मैं समझ सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुख्य धारा की ऑस्ट्रेलियाई समाज इतनी सभ्य और उन्नत थी। भले ही कुछ लोग, कुछ गंवार किस्म के लोग, मान लीजिए किसी गैर श्वेत व्यक्ति के प्रति नस्लवादी हों, तो उनकी अपनी समाज, हमारी अपनी समाज उसे रोक देगी, उसे हतोत्साहित करेगी और उस व्यक्ति को जो नस्लवाद कर रहा है उसे अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। हर चीज़ के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता, हर चीज़ को अपराध नहीं बनाया जा सकता। भले ही कुछ चीज़ें घृणित हों, जैसे उदाहरण के लिए गाली देना, आप इसे अपराध नहीं बना सकते। आप नहीं बना सकते। कोई भी सभ्य व्यक्ति किसी सभ्य सभा के बीच में हर जगह गालियां नहीं देगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो नस्लवाद कोई अपराध नहीं है। यह कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए। यह कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार को अब और सच के लिए लड़ना नहीं चाहिए। उस घातक रात पुलिस की चौंकाने वाली हरकतों के बावजूद हत्या की जांच बिल्कुल अलग थी। हम वरिष्ठ जांच अधिकारी डीसीआई रेबेका बार्थोलोम्यू, गंभीर अपराध टीम और इस मामले की विशेष अधिकारी क्लेयर प्रॉक्टर के प्रति अपनी दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम अपने अद्भुत फैमिली लाइजन अधिकारियों सारा पेज और ट्रूडी में का भी इस जांच के दौरान उनकी मेहनत, पेशेवराना अंदाज और सहानुभूति के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। सभी महिलाएं हैं, तो आप जानते हैं, इसलिए बल में महिलाओं का होना भी अच्छा है। मेरे तर्क का समर्थन करने के लिए मुझे वो 999 कॉल की रिकॉर्डिंग भेजी गई है
जो विक्रम उर्फ हत्यारे के परिवार ने पुलिस को की थी। और इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारा विभाग कैसे सोचता है, हमारे पुलिस विभाग का दिमाग कैसे चलता है। इन सब बातों के मद्देनजर हत्यारे के भाई द्वारा पुलिस को किया गया 999 कॉल है। इमरजेंसी। हाँ, हम पर अभी किसी ने नस्लीय कारणों से हमला किया। हमले का शिकार कुक शुरुआत करने वाला है। माफ कीजिए, हम पर अभी अभी किसी गोरे व्यक्ति ने नस्लीय हमला किया है। ठीक है, आप कहाँ हैं? हम बेलमोंट रोड पे हैं। आपको कहना था यही वो जगह है जहां हमारी ट्रेनिंग काम आनी चाहिए। नस्ल मायने नहीं रखती। आप पर हमला हुआ, ठीक है, हम पुलिस भेजेंगे। आप पुलिस बुलाइए और नस्ल की बात छोड़िए। असल में क्या हुआ? जैसे मुझ पर हमला मेरे मोटापे की वजह से हुआ। जैसे क्या? आखिर क्या है ये? क्यों नस्लीय? क्यों ये शब्द नस्लीय सब कुछ से ऊपर आ जाता है? क्यों? मुझ पर हमला हुआ क्योंकि मैं मोटा हूं। मुझ पर हमला हुआ क्योंकि मैं बहुत धीरे चल रहा था। नहीं, आप पर हमला हुआ बस इतना ही। बस यूं ही सड़क पर। क्या आप? माफ कीजिए। आप सड़क पर। हाँ, सच में मैं अभी अभी अपनी कार पार्क करके घर आया हूँ और उसने मेरे भाई पर हमला कर दिया। हम पर अभी नस्लीय हमला हुआ है। हम पर अभी इस बीप ने हमला किया है। तो क्या उन्होंने अभी उसे कुछ भला बुरा कहा वहां? क्या उन्होंने हेनरी एम्ब्रे नोवाक को कोई भद्दा नाम कहा उसके बाद? एक गोरे नस्लवादी नाम है शायद। अच्छा चुना। जब भाई ने उसे कई बार चाकू मारा था, उसके बाद हम पर इस गोरे आदमी ने हमला कर दिया। वो बाहर आ गया। अब हमें पता है इनमें से कुछ भी सच नहीं है। अब हमें पता है कि ना सिर्फ इनमें से कुछ भी सच नहीं है, बल्कि जो लड़कों ने, जो आदमियों ने उसके बाद किया, वो ये था कि उन्होंने अपनी मां को फोन किया और उनकी मां, जो वैसे यहां पैदा नहीं हुई थी, वहां पहुंची। और एक तस्वीर है जो हम आपको अभी दिखाएंगे, जिसमें वो चाकू है जो इस्तेमाल हुआ था। ये एक रस्मी चाकू है। मां ने उसे छुपा दिया। ये 21 सेंटीमीटर लंबा है और असल में एक तलवार है। किस बिंदु पर चाकू तलवार कहलाता है? हे भगवान, वे इससे जांघों के बाल शेव कर रहे थे। तलवार, मेरा मतलब देख लो। बस यही। मां मौके पर पहुंच गई। यह खून है, यह हेनरी का खून है। और उसने चाकू उठाया और चाकू के साथ मौके से चली गई और उसे छुपा दिया। और वो रही। डिपोर्ट, जेल और फिर डिपोर्ट। माफ कीजिए, पूरा परिवार। क्यों? क्यों? भाई को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उस पर आरोप क्यों नहीं लगाया गया? क्यों? मेरा मतलब है ये एक पारिवारिक हत्या और उसे छुपाने का मामला है। और ये बिल्कुल घिनौना है। मुझे लगता है कि यहां तक पैट्रिक क्रिस्टी भी, और मैं कह रहा हूं कि कोई और ये नहीं उठा रहा। ये सांस्कृतिक समस्या है। उसने कॉल की शुरुआत की। हमें एक गोरे आदमी ने नस्लीय हमला किया। कॉलर ने, उसने पुलिस यूनिट को जानकारी कैसे भेजी? जिसके साथ वह संपर्क में था। संपर्क अधिकारी या जिसके साथ वो संवाद कर रहा था। उसने कहा, गोरा संदिग्ध, नस्लीय हमला किया, भूरे लोगों पर। जाओ, मौके पर जाओ, या जो भी करना है करो। बस इतना ही, यही जानकारी है। आप वास्तव में उन्हें दोष नहीं दे सकते। इसी वजह से मैं सांस्कृतिक तर्क दे रहा हूं। आप नहीं कर सकते, उसे करना ही होगा। डिस्पैचर को वह जानकारी उस पुलिस अधिकारी को देनी होती है जो मौके पर जाने वाला है। उन्हें ऐसा करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि नस्लीय शब्द को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। माफ कीजिए, मुझे बहुत कुछ कहना था। मैं इसे समेटूंगा। मैंने ये कई बार कहा है। ये सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर नहीं है। हमें उन पर गुस्सा करने का हक है। उन्होंने उदासीनता दिखाई। लेकिन अगर आप सतह के नीचे जाएं, तो आपको एहसास होगा कि ये समस्या संस्थागत है। ये संरचनात्मक है, क्योंकि नस्लवाद पश्चिम में सबसे बड़ा अपराध बन गया है, जबकि ये अपराध होना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही आप नस्लवाद का आरोप लगाते हैं, हमारे अधिकारी, हमारी नौकरशाही, राजनेता, वे इसे अलग नजरिए से देखते हैं। क्यों? ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म नहीं है। ये जुर्म नहीं होना चाहिए,
इसे नैतिक रूप से गलत मानना चाहिए और समाज को तय करने देना चाहिए, और समाज सही कर रहा था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 80 और 90 के दशक में भी जब पश्चिमी देश इतने नस्ल भेदी थे, लोग फिर भी पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में जा रहे थे। वे अब भी दुनिया भर से वहां आ रहे थे। श्वेत लोग सबसे कम नस्लवादी लोग हैं और उन्हें अब हिम्मत दिखानी चाहिए